दिस क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, राघवेंद्र आंसर कर रहा है। ओके, सो 8 10 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, 1 + 8 = 9, 9 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो ये चीज तो आ गया। अब हमारे पास ब्रैकेट में बचा 64, और ये जो भी है दिस कैन बी कंसीडर्ड एज k। ठीक है, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज k। ना सिंपल सी चीज है अनुष्का कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, और राइट हैंड साइड में हमने इस एक्सप्रेशन को किसके बराबर किया, तो हमने इसको 64 इंटू समथिंग। अब अल्टीमेटली n+1 c2 जो ब्रैकेट के अंदर जो बाइनोमियल एक्सपेंशन एक तरीके का चल रहा है, अल्टीमेटली उसकी वैल्यू तो एक कुछ आएगा, कुछ भी वैल्यू होगा, दैट विल बी मल्टी, मतलब वो चीज अल्टीमेटली 64 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये चीज 64 इंटू समथिंग हो रहा है। इट मींस दैट इज 9 to the power n+1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। इसका तो यही मतलब हुआ, राइट, दैट दिस इज डिविजिबल बाय 64। अब जैसे कि अपना हम बात कर लेते हैं 32 का, एक 32 नंबर लेता हूं तो 8 इंटू समथिंग होता है ना, तो उस हिसाब से हम कहते हैं ना कि 32 इज डिविजिबल बाय 8। तो सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को 64 इंटू k के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो फिर दिस नंबर इज और दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 64। बस ये छोटा सा आपका राइटिंग होता है इस क्वेश्चन के लिए। क्या ये चीज क्लियर है? यस आपसे सर। कहाँ पे गलती हो रही थी? सर मतलब हम भी इतना ही किए थे, लेकिन ये इक्वल टू 64 आप लिखे हैं ना, हाँ तो 64 हम लिख रहे थे, लेकिन ये जो टर्म जो आप के कंसीडर कर लिए हैं, हाँ, मतलब मेरा उतना दिमाग चला नहीं कि उसको के कंसीडर कर लें। आगे इस चीज को बस ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी चीज अगर आप मान लो 64 से डिविजिबल चाहते हो, तो उस चीज को हम 64 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख देंगे, और अगर हम 64 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख पाए तो फिर काम खत्म हमारा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट था। फोर्टीन में बहुतों को डाउट है। सो प्रूव दैट समेशन r से r इज इक्वल टू 0 से n 3 टू द पावर r ncr इज इक्वल टू 4 टू द पावर n। गाइस दिस इज नॉट डिफिकल्ट। हाँ, ये मतलब थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका एक दो क्वेश्चन ऐसा कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये है, कुछ है नहीं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी 14 में हमें प्रूव करना है कि समेशन n का वैल्यू 0 से लेके r तक, उसके बाद यहाँ पे 3 टू द पावर r है, और फिर ncr है। हमको दिखाना है कि ये किसके बराबर है, ये 4 टू द पावर n के बराबर है, राइट। यही हमको प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं। आदर्श देखो, फंडा क्या होता है गाइस, 3 के पावर्स, मतलब अगर मैं इसको एक बार लिखता हूँ, समेशन में r इक्वल टू 0 है, ऊपर ये n है। हाँ हाँ, r इज इक्वल टू 0 है और ऊपर n है। ठीक है, तो गाइस एक बार मैं बस इस एक्सपेंशन, लेफ्ट हैंड साइड के एक्सपेंशन को लिखता हूँ, क्या पता आपको उसी में पैटर्न दिख जाए। तो अगर मैं इसको लिखूं, मैं n वाले पार्ट को जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसको पहले लिखता हूं, तो nc 0, क्योंकि r का वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है गाइस, ये आपको पता है ना, इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में पहले हम r का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमको पहला टर्म मिलेगा, r का वैल्यू 1 रखेंगे तो दूसरा टर्म मिलेगा, ऐसे करते करते हम r का वैल्यू n तक लिखेंगे, और समेशन साइन के कारण हम उन सारे टर्म्स का एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो मैं सिर्फ अभी लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को लिखता हूं, आपको पैटर्न खुद ही दिख जाना चाहिए। तो जब r का वैल्यू 0 रखा तो nc0 3 टू द पावर 0 बना, फिर r का वैल्यू 1 रखा तो nc1 3 टू द पावर 1 बना, उसके बाद r का वैल्यू 2 रखे हम लोग तो nc2 3 टू द पावर 2 हुआ, और ये कुछ इसी तरीके से चल रहा है। तो उस हिसाब से जो मेरा लास्ट टर्म होगा दैट विल बी ncn 3 टू द पावर n। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस तरीके का एक्सपेंशन जनरली हमको कौन सा वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन में दिखता है, कौन से एक्सप्रेशन के बाइनोमियल एक्सपेंशन में दिखता है, एनीवन? सर एक बार और क्वेश्चन है कि ये जो एक्सपेंशन मैंने लिखा है ना, nc0 3 टू द पावर 0, nc1 3 टू द सर पावर 1, 1 + x टू द होल पावर n। एग्जैक्टली बेसिकली यहाँ जो चीज लिखी हुई है गाइस मैंने, वो 3 के पावर में आ रहा है, c के नीचे जो चीज लिखी हुई है वो 3 के पावर में आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो 1 + x टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, वो भी तो यही रहता है ना,
NC0 x to the power 0 plus NC1 x to the power 1 plus NC2 x to the power 2, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है मेरे पास 1 plus x, उसमें पहला टर्म 1 है और 1 का कोई भी पावर लोगे तो 1 ही रहेगा, तो वो वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और इसी तरीके से इसका लास्ट टर्म क्या होता है? NCN x to the power n। तो मैं यहां से ये चीज कह सकता हूं कि दिस एंटायर एक्सप्रेशन जो मैंने अभी ऊपर रेड कलर से लिखना शुरू किया था, दिस एंटायर एक्सप्रेशन कि किसका एक्सपेंशन होगा, खुद से देखो, रिलेट कर लो ना। NC0 यहाँ x to the power 0 है, यहाँ पे 3 to the power 0 है। अगला टर्म में यहाँ NC1 x to the power 1 है, यहाँ 3 to the power 1 है। यहाँ NC2 x square है, यहाँ पे 3 square है। तो गाइस अगर इसी को बस फॉलो करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि दिस इज नथिंग बट किसका, बताओ? सर इसमें x के जगह 1 और y की जगह 3। नो, आप ये कह सकते हो कि 1 तो 1 ही है, x की जगह पे 3 रख दिया। नहीं जनरल टर्म में बोल, जनरल टर्म नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमें क्या 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3 का 1 होल प्लस 3 का और एग्जैक्टली हमें तो प्रूफ करना है ना कि ये वाली जो चीज है, ये जो समेशन है, ये समेशन किसके बराबर होता है? तो ये समेशन 4 to the power n के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम दिखाएंगे कि 1 plus x to the power n का जो एक्सपांशन होता है वो ये होता है। अब अगर हम यहाँ पे x के जगह पे पुट x is equal to 3, अगर हम x के जगह पे 3 रख देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 plus 3 whole to the power n हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? NC0 3 to the power 0 plus NC1 3 to the power 1 plus NC2 3 to the power 2 plus NC3 3 to the power 3, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या रहेगा? NCN 3 to the power n। और अगले स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हो? समेशन कर सकते हो, कहां से कहां तक? इसका जनरल टर्म क्या है? तो इसका जनरल टर्म है NCR 3 to the power r, और ये हम r का वैल्यू कहां से कहां तक रख रहे हैं? तो 0 से शुरुआत होकर लास्ट में n तक लेके जा रहे थे। तो दिस इज नथिंग बट योर 4 to the power n, हेंस प्रूफ। क्या ये चीज क्लियर है गाइस? इज दिस क्लियर? जिन जिन लोगों के डाउट्स है, शिवम, अभिषेक, आध्या। एक चीज आपने यहाँ पे क्या सीखा कि जब हमें 1 plus x का पावर n का एक्सपेंशन पूछा जाता है तो वो हम इजीली बता पाते हैं, लेकिन वही अगर मेरे पास एक्सपेंशन लिखा होगा तो मुझे उसका छोटू एक्सप्रेशन भी तो पता होना चाहिए ना। यस और नो? ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात ही है, इतना तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है? यस आदर्श, यहाँ पे बस उस आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना था, दैट वाज ऑल। ठीक है? सो ये तो हो गया मेरा एक्सरसाइज 8.1। सो 13 14 में डाउट्स पूछ लिए वो लास्ट के 2 क्वेश्चन से, तो आई बिलीव मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है? तो मैं अब आता हूँ एक्सरसाइज 8.2 में। जिनके आर डी शर्मा के डाउट्स है आप वेट कीजिए, बस 8.2 एनसीईआरटी के डाउट्स खत्म करने के बाद मैं आर डी शर्मा के डाउट्स लेना शुरू करता हूँ। हाँ, तो 8.2 से बताओ किसमें प्रॉब्लम है? आदर्श क्वेश्चन नंबर 2, ओके। आद्या 10 and 11। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करता हूँ। एक काम करते हैं गाइस, थोड़ा सा स्क्रीन इसी के ऊपर लिखता हूँ, ओके। ठीक है, ठीक है। 2 7 9 10 11। एक काम करते हैं, आप मेरे को क्वेश्चन एक बार आदर्श इस क्वेश्चन को बोलना और मैं यहाँ करता हूँ, क्योंकि वो पीडीएफ वाले के ऊपर लिखने से बड़ा गंदा हैंडराइटिंग होता है। a का पावर 5, a का पावर 5, b का पावर 7 इन ब्रैकेट a minus 2b का पावर 12। ठीक है। सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लिसन, याद करो जब हम लोग सेकेंड क्लास थर्ड क्लास में थे, जो बहुत भी किया था, तो हमसे रैंडमली एक एक्सप्रेशन में x to the power 5 का कोएफिशिएंट पूछा जाता था, x to the power 10 का कोएफिशिएंट पूछा जाता था। हम वहां पे क्या करते थे आदर्श? सबसे पहले हम क्या करते थे? we used to write the general term।
तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, वी विल राइट द जनरल टर्म। तो इसका जनरल टर्म बता सकते हो क्या? सर फॉर्म या फिर ये लिख के? जनरल टर्म बताओ। 12 उस तरीके से बोलो प्रॉपर। CR 12CR, उसके बाद x का पावर x की जगह पे यहाँ क्या दिख रहा है आपको? a 12 माइनस r a 12 माइनस r, उसके बाद और 2b का पावर r 2b का पावर r। अच्छा ये माइनस 2b का, तो माइनस 1 टू द पावर r साइड में लिख देते हैं, ठीक है। सो नाउ इससे हमको कौन सा टर्म मिलता था? हमको मिलता था tr+1, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7 का कोफिशिएंट। ध्यान से देखो, a के ऊपर जनरल टर्म में हमको पावर क्या दिख रहा है? 12 माइनस r दिख रहा है कि नहीं? यस। तो कहने के लिए हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा a टू द पावर 5 और a टू द पावर 12 माइनस r कहीं ना कहीं सेम ही चीज हो। तो अगर ये सेम चाहते हैं तो हमको पावर क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको r का वैल्यू कितना मिल गया? r का वैल्यू मिल गया 7। और देखो यहाँ पे जब b के ऊपर भी आप r का पावर 7 लगा रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये आपका a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 नहीं निकल कर आ रहा है क्या? यस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो यस। तो यहाँ से हमको r का वैल्यू पता चल गया। r का वैल्यू पता चल गया तो अगर हमको कोफिशिएंट पूछा है क्वेश्चन ने, तो फाइनली मेरा कोफिशिएंट क्या होगा? मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा 12c7। उसके बाद a के ऊपर तो ये पावर है, अच्छा b के साथ ये 2 लगा हुआ था, तो उस 2 को भी अगर एक बार हम बाहर निकाल ले तो 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। और ये -1 के ऊपर भी पावर कितना है? 7। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। हो जाए। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑर्डर में चले तो 2 के बाद 7 आ रहा है। आयुष का, निखिल का 7 में डाउट है, 9 में आयुष और अनुष्का के डाउट है, 11 में आद्या एंड अनुष्का के डाउट है। तो 7, 9, 11 ये हमारे अगले क्वेश्चन होंगे। देख लेते हैं एक बार। 7 में हमको मिडिल टर्म निकालना है। फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 का पावर 7। 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 का पावर 7, ठीक है। आयुष एक बार अनम्यूट कीजिए खुद को। यस सर। आयुष ये बताओ कि इसके कितने मिडिल टर्म्स होंगे? सर 2 मिडिल टर्म होंगे। 2 मिडिल टर्म होंगे। क्या आप उन टर्म्स की वैल्यू बता सकते हो? कौन से टर्म्स होंगे? सर T3 एंड T5। रॉन्ग। अगर आप मिडिल टर्म्स जो होते हैं ना, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ही होते हैं। सर R इक्वल 3 एंड R इक्वल 5। ओके, r इज इक्वल टू 3 एंड 4 बोलोगे ना फिर तो? यस सर। 3 और 4 होगा। यस सर। सर दैट T4 एंड T5 R इक्वल 3 एंड R इक्वल 4। फॉर्मूला वाइज देखो, सिंपल सा फंडा यार, फॉर्मूला छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। पावर 7 दिख रहा है, इसका मतलब 8 टर्म्स होंगे, राइट। अगर मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं तो 8 टर्म्स है, राइट। अब बताओ इन 8 टर्म्स में से हमारे पास मिडिल टर्म्स कितने होंगे? तो दोनों जगह से शुरू करोगे तो यही दोनों मिडिल टर्म होगा ना। तो अगर हम लेफ्ट से शुरू करें तो 4th एंड 5th, राइट, 4th एंड 5th। तो हमें T4 और T5 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कहीं ना कहीं हमें T4 और T5 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो T4 की अगर हम वैल्यू की बात करें तो एक बार मैं यहाँ पे जनरल टर्म लिख लेता हूँ। जनरल टर्म मेरा क्या हो जाएगा? NCR, n का वैल्यू 7 है वैसे, NCR 3 टू द पावर n माइनस r इंटू माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6। आंसर नहीं आया है सर। आंसर नहीं आ रहा है वो? यस पीछे हो सकता है आंसर में थोड़ी सी गलती हो, उसका टेंशन मत लो, पीछे में थोड़ा सा आंसर गलती होगा, दैट्स ऑल। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या होता है कि जब हमको T4 निकालना है तो ये मेरा जो एक्सप्रेशन होता है ये किसका वैल्यू होता है? ये TR+1 होता है, R+1 होता है। ठीक है। तो अगर मुझे T4 निकालना है तो इस हिसाब से मुझे किस पे जाना होगा? T3+1 पे जाना होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे R का वैल्यू क्या निकालूंगा? जैसे अभी आपने मेरे को बताया ना R का वैल्यू 3 और 5, तो हो सकता है कि आपका R का वैल्यू 5 के कारण आपका आंसर गलत आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये होगा इस तरीके से 7C3
3 to the power 4 into minus x cube upon 6 to the power 3, ये आपका 1 हो जाएगा। फिर t5 निकालोगे तो t5 आपका एक्चुअली में t4 plus 1 होगा ना, और t4 plus 1 होगा तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हम रखेंगे 7c4, 3 to the power 3 and minus x cube by 6 to the power 4। आया समझ में क्या? मेरे ख्याल से शायद आपका यहाँ पे गलती हो रहा है, शायद, आई डोंट नो, देखा तो नहीं हूँ, बट शायद यहाँ पे r का वैल्यू के कारण आपसे गलती हो रही सर है। वहाँ बोलिए, आवाज कट गया, फिर दोबारा बोलिएगा। सही सही है सर, वो वाला सही है, तो फिर यही है आंसर, यही है, पीछे मिस्टेक होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, डोंट वरी, ठीक है। सर 415 into minus x to the power 12 by 434, 432। रुको, 7c3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 into 6 into 5 by 35 हो जाएगा उधर वैल्यू, 35। हाँ, तो इधर 35 हो गया, और ये यहाँ पे एक माइनस आएगा। 3 to the power 4 हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, लेट इट बी लाइक दैट ओनली, रीजन बीइंग क्योंकि ये जो नीचे 6 to the power 3 दिख रहा है ना, तो 6 to the power 3 को हम 2 to the power 3 into 3 to the power 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, x क्यूब। ये जानबूझ के, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया कि यहाँ 6 दिख रहा है, तो अब उससे क्या होगा कि ये चीज इसके साथ कट जाएगी, तो हमारे पास एक 3 बचेगा, तो माइनस 35 इंटू 3 आपका 105 हो गया, 105 बाई 8, तो यहाँ पे आपका माइनस 105 अपॉन 8 एक्स क्यूब, ये आपका t4 हो गया। t5 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 7c4 और 7c3 का वैल्यू सेम होगा, तो वहां से मेरे को मिल गया 35। उसके बाद यहाँ पे 3 का क्यूब ऊपर, नीचे जो 6 दिख रहा है उस 6 को दोबारा से हम 2 into 3 में ब्रेक करते हैं, तो उस हिसाब से हमको मिलेगा 2 to the power 4 into 3 to the power 4, और साथ में -1 का पावर 4 होगा तो +1 ही हो गया, और यहाँ पे आएगा x to the power 12। अच्छा, एक छोटी सी गलती की, यहाँ पे x to the power 9 होगा, राइट। सो फाइनली यहाँ पे एक 3 बचेगा, सो 35 ऊपर, 16 3 48 नीचे, तो यहाँ पे आपका आएगा 35 upon 48 x to the power 12। Am I clear? यस सर। आंसर क्या यही है? आंसर यही दिया। आंसर यही है, ठीक है। फिर थोड़ी सी आई थिंक थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया होगा शायद आयुष, ठीक है। यस क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, अब 7 के बाद 9 ही करना है। 9 में मैं देख सकता हूँ कि आयुष को प्रॉब्लम है, अनुष्का को प्रॉब्लम है, दीक्षा को प्रॉब्लम है, क्या है उस क्वेश्चन में? ओके, सो इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus a to the power m plus n, प्रूव कीजिए कि a पावर m और a पावर n का कोफिशिएंट सेम है। 1 plus a होल टू द पावर m plus n, 1 plus a, देखो गाइस, बार बार जो चीज पे आप लोग छोटी सी गलती कर रहे हो, 1 plus a होल टू द पावर m plus n दिया हुआ है, और फिर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि a टू द पावर m एंड a टू द पावर n के कोफिशिएंट्स बराबर है, तो उसके लिए हम सबसे पहले किस पे ध्यान रखेंगे? हम सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखेंगे ना, हम हमेशा जनरल टर्म पे पहले फोकस करेंगे। तो अगर मैं इसका एक बार जनरल टर्म लिखूं तो m plus n cr, ठीक है, 1 का पावर तो कुछ भी रखेंगे, मैटर नहीं करेगा, a टू द पावर r, ठीक है। तो अब अगर गाइस मैं a टू द पावर m वाला टर्म के लिए देखूं, तो a टू द पावर m वाला टर्म के लिए मेरा जनरल टर्म में a के ऊपर पावर क्या दिख रहा है आपको? r दिख रहा है ना। अब उस r के जगह पे आप क्या चाहते हो? m, तो इसीलिए हमको r के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? m रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मेरा ये क्या बन जाएगा? m plus n cm a टू द पावर m, ठीक है। तो उस हिसाब से ये मेरा क्या हो जाएगा गाइस? दिस विल बी माय कोफिशिएंट, ओके। सिमिलरली a टू द पावर n वाला अगर आपको टर्म चाहिए, a टू द पावर n वाला आपको टर्म चाहिए, तो दोबारा जनरल टर्म पे जाओ। इस जनरल टर्म में देखो a के ऊपर पावर क्या है? अभी r है, उस r के जगह पे आपको चाहिए n, तो हम कहने के लिए जनरल टर्म का एक्सप्रेशन में r के जगह पे n रखेंगे। तो अब मेरा उस टर्म का वैल्यू कितना आएगा? अब मेरा उस टर्म का वैल्यू आएगा m plus n cn a टू द पावर n, राइट।
तो अब अगर मैं इसका कोफिशिएंट का बात करूं, अब अगर मैं यहां पे इसका कोफिशिएंट का बात करूं, इसका कोफिशिएंट आ रहा है m प्लस एन सी एम, और यहां पे इसका कोफिशिएंट आ रहा है m प्लस एन सी एन, राइट। एंड व्हाट डू द क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन चाहता है कि m प्लस एन सी एम और m प्लस एन सी एन इनकी वैल्यू सेम हो। मैं आपसे पूछता हूं क्या इनकी वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी? एक जगह पे cm होगा, एक जगह पे cn होगा, एक जगह पे m होगा, एक जगह पे n होगा। क्या ये इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। यस सर, इक्वल होगा। एक तो प्रॉपर्टी लगा सकते थे आप लोग कि इन दोनों का जो नीचे c के नीचे जो चीज लिखा हुआ है उनको ऐड करने से किसके बराबर हो रहा है? c के ऊपर वाली चीज के बराबर हो रहा है। एंड जस्ट इन केस मान लो कि आप ये प्रॉपर्टी भी भूल जाते हो, क्वेश्चन बस इतना ही जानना चाहता है ना कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलो एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं। m प्लस एन सी एम की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला के बेसिस पे तो ऊपर क्या आएगा? m प्लस एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में एक तो m का फैक्टोरियल आएगा और एक आएगा m प्लस n माइनस m। तो ये कट के नीचे n बन गया, राइट। तो फाइनली हमारे पास ऊपर m प्लस एन फैक्टोरियल है और नीचे में m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल है। अब अगर हम सेकेंड पार्ट पे बात करें, सेकेंड पार्ट इज m प्लस एन सी एन की बात करें तो यहां पे इसका फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखाएगा, यहाँ पे m प्लस एन माइनस एन हो जाएगा, ठीक। सो ऊपर हमारे पास m प्लस एन फैक्टोरियल बन गया, नीचे हमारे पास n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल हो गया। तो देखो इधर से भी देख रहे हो तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं गाइस? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ना। बस आप कहां पे फंस रहे थे? जनरल टर्म के बाद आपको बस r की वैल्यू निकालनी है, दैट्स ऑल। ठीक है, सो अनुष्का क्लियर हो गया, दीक्षा क्लियर हो गया, आयुष ये डाउट क्लियर है अब? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10-11 पे लोगों के डाउट हैं। 10 जैसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है वैसे एक क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ r minus 1th rth term and r plus 1th term in the expansion of x plus 1 to the power n are in the ratio 1:3:5. Find n and r. तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए याद करना NCR अपॉन NCR माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी होती थी? इसकी वैल्यू कितनी होती थी? बोलिए। n माइनस आर प्लस 1 बाई आर। n माइनस आर प्लस 1 बाई, ठीक है। तो यहां अगर देखा जाए एक बार तो यहां हमारे पास x प्लस 1 टू द पावर n की बात हो रही थी और इसके कोफिशिएंट्स, तो इसके कोफिशिएंट्स कौन से टर्म की? r माइनस 1 r एंड r प्लस 1 की बात हो रही है। r माइनस 1 तो x प्लस 1 टू द पावर n, इसका अगर हम जनरल टर्म का बात करें, जनरल टर्म gt मतलब tr प्लस 1, वो tr प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा? तो दैट विल बी ncr x टू द पावर n माइनस r, ठीक है। सो नाउ according to the question I need to find out the coefficient of tr minus 1. I need to find the coefficient of tr और tr प्लस 1 का कोफिशिएंट तो हमको ऑलरेडी दिख रहा है। तो सिंपल सी चीज है, जब यहाँ r प्लस 1 था तो इसका कोफिशिएंट में ncr आ रहा था, तो अगर मैं r प्लस 1 की जगह पे r कर दिया तो कोफिशिएंट में क्या हो जाएगा? r माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? r माइनस 2। कहने के लिए सिंपल सी चीज अगर आप ऑब्जर्व करते हो गाइस
तो ये वैल्यू यहाँ से 1 कम हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे 1 कम हो गया, यहाँ पे भी 1 वैल्यू यहाँ कम हो गया, राइट? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if this is clear, according to question, TR minus 1 is 2, TR is 2, TR plus 1. This value is given to us as 1:3:5. ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ से मैं क्या चीजें पिक कर सकता हूँ? यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि TR अपॉन TR minus 1 is equal to 3:1, और मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, TR plus 1 अपॉन TR is equal to 5:3. ये क्या किया मैंने? आप इसको रफली अगर समझना है और इजी तरीके से तो ऐसा सोचेंगे हम लोग, A:B:C, A:B:C का वैल्यू दिया हुआ है 1:3:5, तो यहाँ से A:B कितना होगा? 1:3 होगा, या B:A कितना होगा? 3:1 होगा। तो यहाँ पे जो आपको 3:1 दिख रहा है ये एक्चुअली में B:A है, ठीक है? यहाँ पे देखो B/C का वैल्यू होगा 3/5, तो C/B का वैल्यू हो जाएगा 5/3, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी हुई है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चेकआउट कीजिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जिन जिन लोगों को डाउट था इस क्वेश्चन में, बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है? सिंपल सी चीज लिखी है मैंने अभी तक, ठीक है? सो अब सिंपल सा फंडा अगर देखें तो मैंने अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने ये दो इक्वेशंस क्यों लिखा है? एक 3:1 वाला इक्वेशन है, एक 5:3 वाला इक्वेशन। आपने दो इक्वेशन क्यों लिखा है? तो क्योंकि गाइस क्वेश्चन में हमको दो वेरिएबल फाइंड आउट करना था, n एंड r। दो वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो हमको दो इक्वेशंस की जरूरत थी, ठीक है? सो इसीलिए मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस को लिखा है। ओके, सो नाउ जब अनुष्का ने इस फॉर्मूला को बताया, NCR अपॉन NCR माइनस 1 का फॉर्मूला उसने बताया, तो एक तो हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे सीधा साधा यूज कर पाएंगे, इधर में यूज कर पाएंगे प्लेन एंड सिंपल डायरेक्टली, n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r। तो ये तो हो गया हमारा 3:5। तो ये बता सकता है कि इस फॉर्मूला का यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होगा वैल्यू? कोई हिम्मत करेगा बताने का? शिवम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर क्या क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? क्वेश्चन है कि ये जैसे कि कहने के लिए दो करेस्पॉन्डिंग टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का रेशियो लिखा है ना मैंने 3:1, और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पहले क्लासेस में देखा हुआ है कि इसका फॉर्मूला होता है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, राइट? तो उसको n माइनस r प्लस 1 अपॉन r के फॉर्म में लिखना है। हाँ, इसको मतलब कि इधर क्या आएगा फिर? यस दीक्षा, हैंड रेज किया, बताओ। n minus r plus 2 by r, n माइनस r plus 2 by r। सही है? नहीं, गलत है। सर r plus n minus r upon r plus 1। वेरी गुड। कौन था ये? राघवेंद्र। ओके, ग्रेट, वेरी गुड राघवेंद्र। गाइस प्लीज, दीज आर द थिंग्स व्हिच आई एक्सपेक्ट कि हर एक स्टूडेंट करेगा। स्टिल अगर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो, मैंने आपको तरीका बताया था इसको याद रखने का। वो तरीका क्या था कि ये जो r होता है, जो ऊपर में जो c के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो सीधा डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है? और
इसका और इसका डिफरेंस जो होता है ना, इसको माइनस करो तो एक बार, इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, n माइनस आर माइनस ऑफ माइनस वन, तो वो बन गया प्लस वन। तो इनका जो डिफरेंस होता है वो हम लिखते हैं न्यूमरेटर पे। तो इसी के बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं NCR प्लस वन डिवाइडेड बाई NCR, ठीक है, तो अगर हम इसका न्यूमरेटर का बात करें तो इसका न्यूमरेटर कहाँ से आएगा, इसके डिनोमिनेटर से आएगा। इसका डिनोमिनेटर में अगर c के दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n माइनस आर मिलेगा। और इसके न्यूमरेटर में हमको क्या लिखना है, तो इसका न्यूमरेटर आएगा यहाँ के, इसके डिनोमिनेटर में जो आएगा वो इसके न्यूमरेटर से निकल कर आएगा। c के नीचे हमने लिखा हुआ है r प्लस वन, राइट, ये r प्लस वन आएगा अब यहाँ पे, तो यहाँ आ गया r प्लस वन, और ये इन दोनों के डिफरेंस से यहाँ आएगा दिस। तो बस इतनी सी चीज थी जो आपको यहाँ पे यूज करनी थी, n माइनस आर डिवाइडेड बाई r प्लस वन। अगर आप उसमें भी कंफ्यूज हो रहे थे तो ये कर सकते थे कि r के जगह पे r प्लस वन पुट कर दो, इस फॉर्मूला में r के जगह पे r प्लस वन ही पुट कर देते, ठीक है, तो भी आपको ये चीज मिल जाता। और ये प्रॉपर्टी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक सेकंड क्लास या थर्ड क्लास। सर यस निधि, सर टी मतलब जो आर टर्म है उसका कोफिशिएंट तो एन आर माइनस वन होगा ना, हाँ, और जो आर माइनस वन है उसका कोफिशिएंट एन आर माइनस टू होगा, तो वहां पे हम लोग एन ये आर माइनस निधि ये पूरा फॉर्मूला जो फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करने के बाद ये आता है, पूरा फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला लगा लोगे ना, आप काटाकुटी करोगे ऊपर नीचे, उसके बाद ये आता है, ठीक है। सर, तो वो एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन के लिए है वो फॉर्मूला। हाँ हाँ, वो फॉर्मूला ये और जो सर कि यहाँ पे तो एन सी आर माइनस वन बाई एन सी आर माइनस टू आएगा ना कहाँ पे, सर, आर अच्छा अच्छा टर्म अच्छा के अच्छा, आप ये कह रहे हो कि शायद मैंने सर वो क्वेश्चन का गलत, क्वेश्चन का सर मैंने हम गलत, भी खुद ऐसे ही बनाए सर, अभी हम खुद अपना भी कॉपी देख के नहीं कंफ्यूज हो नहीं गए कि ये क्वेश्चन का, कैसे। नहीं मैंने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट किया। अगर ये मेरा r माइनस वनथ टर्म है, ठीक है ठीक है, थैंक यू, ये मैंने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट किया है। ये अगर मेरा, थोड़ी सी जल्दी से इसको ठीक कर लेते हैं, एक स्टेप यहाँ पे मिस हो रहा है बस, दैट इफ दिस इज tr, तो I'll have ncr minus 1 here and ncr minus 2 here, ठीक है। tr मतलब कि rth टर्म, अब rth टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, तो rth टर्म का कोफिशिएंट ncr minus 1 होगा। सर जो मिस्टेक अभी आप किए थे वही मिस्टेक हम भी सेम अपने कॉपी में किए, बट आंसर मैच कर गया, पता नहीं कैसे। वो तुक्का हो गया होगा, बट होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा आपका NCR अपॉन NCR minus 1, this is equal to 5/3. So now if I use the formula, in this case my formula will be n minus r plus 1 divided by r is equal to 5/3, और यहाँ पे मेरा फॉर्मूला होगा n minus r plus 2 divided by r minus 1 is equal to 3/1, ठीक है। So now we have two equations with two variables, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक जगह से r का वैल्यू या n का वैल्यू उठाकर दूसरे जगह में पुट करके कैलकुलेट करोगे, ठीक है। So now you need to solve this, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। दीक्षा आपने सही बोला होगा इसके रेस्पेक्ट में, बट मैंने क्या चीज लिखी थी मैं वो पूछ रहा था। ये भी तो हो सकता है कि आपके पास सॉल्यूशन पड़ा हो और आप सॉल्यूशन का वो स्टेप बता रहे हो, मैं तो अपने स्टेप के अकॉर्डिंग बात कर रहा था ना उस टाइम पे, जो राघवेंद्र ने इस स्टेप के बारे में जो सॉल्व किए वो नहीं देखे थे, हम खुद से जो सॉल्व किए थे वो देख के बता रहे थे। तो जो स्क्रीन पे देखे उसको देखकर बताया करो। नेक्स्ट, दिस इज डन। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power 2n।
1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। चलो यार इसको आधा, बस यहाँ पे यही दिखा रहा है कि एक का कोफिशिएंट दूसरा का डबल है। राइट, ये सब जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड है, पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड दिखते हैं मेरे को। 11 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। अगर मैं एक बार इसका जनरल टर्म लिखता हूँ, टी आर प्लस 1 लिखता हूँ, तो वो हो जाएगा एन सी आर एक्स टू द पावर, अच्छा 2n सी आर एक्स टू द पावर 2n माइनस आर। ठीक, एक मिनट, यहाँ पे हम थोड़ी सी गलती किए हैं इस एक्सपेंशन में, यहाँ पे तो सीधा r लिखाता है। ठीक है, ये हो गया मेरा एक कोफिशिएंट। दूसरा है इस ट्वाइस द कोफिशिएंट x पावर n 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1, 1 प्लस एक्स 2n माइनस 1। मान लो कि इसका जनरल टर्म को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा 2n माइनस 1 सी आर एक्स टू द पावर आर। ये मैंने दोनों का जनरल टर्म लिख दिया। अब क्योंकि क्वेश्चन में हम x टू द पावर n, ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n का एक्सपांशन में जब x पावर n आएगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 का x पावर n वाला टर्म का कोफिशिएंट का ठीक डबल होगा। तो अगर मैं एक बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t n प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉल t n प्लस 1। ठीक है, ये कहीं ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। इट मींस 2n cn x टू द पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 c, अच्छा सॉरी ये डबल है, क्या कर रहा हूँ मैं, ये डबल है। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we need to prove, according to question we need to prove t n plus 1 is equal to 2 times of t n plus 1। ठीक है, तो मैं अगर एक एक करके उनके कोफिशिएंट्स लिखूं तो एक जगह पे कोफिशिएंट निकल कर आएगा 2n cn और एक जगह पे कोफिशिएंट निकल कर आएगा 2n माइनस 1 cn। ठीक है, तो चलो मैं इसको अब सॉल्व करता हूँ। अगर मैं फैक्टोरियल्स लगाऊं तो यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल आएगा। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो गाइस सिंपल सी चीज देखो, आपको सिर्फ इतना करना है, जो पहला वाला एक्सप्रेशन है 2n cn में, इसमें हल्का सा मैनिपुलेशन करना है ताकि आपके पास ये चीज खुद ब खुद निकल कर आ जाए। 2n माइनस 1 cn सेकेंड वाला एक्सप्रेशन खुद ब खुद निकल कर आ जाए। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले दोनों के न्यूमरेटर्स को देखता हूँ। तो दोनों के न्यूमरेटर्स को देखिए, एक जगह पे 2n फैक्टोरियल है तो दूसरी जगह पे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल है। अब मैं 2n से 2n माइनस 1 पे जा सकता हूँ क्या फैक्टोरियल के फॉर्म में? बिल्कुल जा सकता हूँ, क्योंकि जब बात होती है 5 फैक्टोरियल की तो 5 फैक्टोरियल को हम 5 into 4 फैक्टोरियल करके इजीली कैलकुलेट कर लेते थे, राइट? तो सिमिलरली हम 2n फैक्टोरियल को भी क्या कर सकते हैं, 2n into 2n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या हुआ कि मेरे को अभी न्यूमरेटर तो आ गया, अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर में देखें तो दोनों जगह पे n फैक्टोरियल एक एक है, तो वो मैंने छोड़ दिया। अगला देखूं तो अगला यहाँ पे अगेन एक n फैक्टोरियल है, लेकिन दूसरी जगह पे n-1 है। तो क्या मैं n फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल की तरफ जा सकता हूं? तो बिल्कुल जा सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, n into n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो गाइस,
आपको क्या क्या चीजें चाहिए? हमको ये चाहिए, हमको ई चाहिए हमको ई चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए आपको? आपको ये एन नहीं चाहिए, आपको ये एन नहीं चाहिए। तो ये तो कैंसिल हो गए। क्या बचा? सिर्फ देखो एक 2 एक्स्ट्रा बचा, और उस 2 को अगर हम अलग से निकाल ले तो आपके पास बचा हुआ एक्सप्रेशन जो है, वो बचा हुआ एक्सप्रेशन क्या है? वो 2n माइनस एन 2n माइनस 1 cn ही तो है, राइट? चेक करो, सिंपल है क्वेश्चन। जिनको दिक्कत हुई है चेक कीजिए, कोई दिक्कत है कहीं पे बताओ। चेक करो गाइस, यही था। हमको बस इतना प्रूफ करना है कि इस टर्म का कोफिशिएंट उसके डबल है। तो हमने दोनों का जनरल टर्म निकाला, दोनों का जनरल टर्म निकालने के बाद हमने उनके कोफिशिएंट्स निकाले, फिर एक कोफिशिएंट को थोड़ा सा कैलकुलेट करके दूसरा कोफिशिएंट उसी के अंदर लेकर आ गए। तो जिन जिन लोगों को इसमें डाउट था, क्या ये चीज अब क्लियर है? आनंद कुमार, अनुष्का, आद्या, क्या ये चीज अभी क्लियर है? नोटिस कर रहे हो, वी आर जस्ट डूइंग सिंपल मैनिपुलेशंस और कुछ नहीं। क्वेश्चन ने बोला कि दो अलग अलग एक्सप्रेशन के दो अलग अलग कोफिशिएंट की बात की, तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी एक्सप्रेशन में, किसी एक्सपांशन में कोई एक पर्टिकुलर टर्म की बात हो रही होती है, तो हम सबसे पहले उसके जनरल टर्म पे जाते हैं। जनरल टर्म पे जाने के बाद हमारा जनरल टर्म में एक्स के ऊपर पावर आर होता है, और जो क्वेश्चन में जो टर्म पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन में एक्स टू द पावर 5 पूछा गया है तो हम आर की जगह पे 5 रखते हैं। इस क्वेश्चन में एक्स का पावर था n, तो इसीलिए हमने r की जगह पे n रखा था। ठीक है, दोनों जगह पे r की जगह पे हमने n रखा, तो हमको वहां से दोनों कोफिशिएंट्स मिल गए। फिर हमने देखा कि हमको इस कोफिशिएंट को इसका डबल प्रूफ करना है, तो इसी को हमने थोड़ा सा ब्रेक किया, इसी को ब्रेक कर कर हमने दूसरा कोफिशिएंट इसके अंदर से निकाल लिया। ठीक है, सो आई बिलीव डन। और किसी के कोई डाउट्स है? हो गया खत्म? अगर मिसलेनियस सॉल्व किए हो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दीक्षा बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 4 और 8। किसका? हाँ मिसलेनियस। हाँ। Okay. So question number 4, if a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a power n minus b power n whenever n is a positive integer. और यहाँ पे हिंट भी दे रखा हुआ है, चलो इसी हिंट को यूज कर लेते हैं। मेरा पेन। मिसलेनियस का स्पेलिंग लिखना भी बहुत बड़ा टास्क है। So question number 4, we had a to the power n, which can be written as a minus b plus b whole to the power n. ठीक है, and now इसको हम एक सिंगल टर्म मान लेते हैं। इसको एक सिंगल टर्म मान लेते हैं और चलो एक्सपेंशन शुरू करते हैं। तो MC0 a minus b to the power n plus NC1 एक मिनट, a minus b is a factor, मुझे a minus b निकालना होगा। यहाँ पे भी वही फंडा लगाएंगे, a minus b is a factor, तो मतलब हम राइट हैंड साइड से a minus b निकालेंगे। ठीक है,
ओके, सो लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म इज NCN b टू द पावर n। NCN का वैल्यू होता है 1, तो b टू द पावर n को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, b टू द पावर n को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो मेरा a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n तो बन गया। अब जो बचा क्या बचा है? ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और बाकी सारे टर्म्स बच गए। तो मेरी कोशिश क्या है? मेरी कोशिश है कि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n is a factor of a minus b, and if it is a factor of a minus b, it means it has to be a minus b into k, a minus b into k। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं बचे हुए टर्म्स में से a minus b को कॉमन ले लेता हूं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से a minus b कॉमन लिया तो क्या बचा? हमारे पास बचेगा NC0 a minus b टू द पावर, एक तो बाहर ले गए, पावर था n, इट मींस n माइनस 1 बचेगा। अगले पे चले, अगर NC1 इसके ऊपर था पावर n माइनस 1, एक बाहर निकल गया तो एक पावर और घट गया, तो n माइनस 1 में से जब आप एक कमा दोगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अब n माइनस 2, वो हो जाएगा अब n माइनस 2। और अगर हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे तो गाइज ये NCN वाला टर्म तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए थे, तो हमारे पास उससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? तो NCN माइनस 1 होगा, और ये NCN माइनस 1 में a माइनस b के ऊपर पावर कितना होता? तो उसके ऊपर पावर होता 1। ध्यान से देखो, उसके ऊपर पावर होता 1, लेकिन वो भी 1 पावर हम बाहर कॉमन लेके जा चुके थे, तो यहाँ पावर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो डन हो गया, क्वेश्चन खत्म। बिकॉज नाउ इट इज सिंपल लाइक a to the power n minus b to the power n is equal to a minus b into k। सर उसमें b to the power n minus 1 बचेगा ना? यस 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 यस, यहाँ पे b के पावर्स बचेंगे, मैं b के पावर्स मिस कर गया हूँ। यहाँ से लेकर, इनफैक्ट राघवेंद्र यहाँ से हर टर्म में बचेगा, सेकेंड टर्म से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे b टू द पावर 1 होगा, यहाँ पे b स्क्वायर b क्यूब, ऐसे करते करते ये लास्ट में b टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं ये पूरा एक्सप्रेशन के अंदर को हम k मान के चला सकेंगे। ठीक है, देखो जिन जिन को दिक्कत हुई थी चेक कीजिए गाइस, चेक करो। पहले मैंने एक्सपेंशन लिखा a टू द पावर n का, उस एक्सपेंशन में जो लास्ट टर्म था ना NCN b टू द पावर n, NCN की वैल्यू होती है 1, तो बचा b टू द पावर n, तो उस b टू द पावर n को हम लेकर आ गए लेफ्ट हैंड साइड में। सो उसके कारण मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन आया a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। और अब क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन को a माइनस b का फैक्टर में प्रूफ करना है, तो मेरी कोशिश थी कि जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड में, उधर से मैंने a माइनस b को कॉमन ले लिया। तो जहां पे a माइनस b के ऊपर पहले पावर n था, वहां पावर n माइनस 1 हो जाएगा, जहां पे पावर n माइनस 1 था वहां पे पावर n माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर हम कॉमन ले लिए तो बचे हुए टर्म्स में एक एक पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और इसको हम इक्वल टू k कर सकेंगे। अब क्योंकि हमने इसको इक्वल टू k कर दिया, दैट इज a minus b is a factor of a to the power n minus b to the power n। I hope this is clear now। आद्या, दीक्षा, क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल 13 नंबर क्वेश्चन का जैसे था। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस क्या होता है कि कभी कभार कांस्टेंट के जगह जब एक वैल्यू आ जाती है, वेरिएबल्स आ जाता है, तो हम थोड़े से वहां पे नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। वैल्यूज के केस में क्या होता है कि वो जब सिमिलर वैल्यूज देखने लग जाते हैं हम लोग, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, तो हमें फील आने लग जाता है कि यस वी आर डूइंग द करेक्ट वे। नथिंग एट ऑल, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपने बोला है क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। हाँ, so find n if the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of root 2 का पावर 4 1 by root 3 का पावर 4। ठीक है, so इसके लिए पहले एक छोटी सी चीज पे बात कर लेते हैं। ओके, सिंपल सा कहीं ना कहीं एपी लगेगा। याद करो गाइस, एपी में हम लोग nth टर्म की वैल्यू निकालते थे स्टार्टिंग से भी और पीछे से भी, एंड से भी, लास्ट से भी। यहाँ पे भी कुछ वही फंडा लगेगा, जैसे कि 1 + x टू द पावर n है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे
इसमें कितने टर्म्स होंगे? तो इसमें n+1 टर्म्स होंगे, इसमें n+1 टर्म्स होंगे। अब अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करूं, अगर मैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट की बात करूं, तो वहां पे मुझे r की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? जनरल टर्म में कोई बता सकता है? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट का मतलब क्या हुआ? t5। t5 का मतलब क्या हुआ? t4+1। इसका मतलब है हमको r का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? r का वैल्यू रखना पड़ेगा 4। ठीक है, r का वैल्यू रखना पड़ेगा 4। लेट्स से थोड़ा सा अभी समझने के लिए n का वैल्यू को हम कर देते हैं 8 कर देते हैं, n का वैल्यू को कर देते हैं हम लोग 8। तो ये हो गए 8+1 9 टर्म्स। तो मैं अभी आपके सामने 9 सर्कल्स, छोटे छोटे सर्कल्स ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सो जब हम स्टार्टिंग से देख रहे होते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो हमने यहाँ से शुरू किया और हम यहाँ पे पहुंच गए, राइट। अब अगर हम फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड की बात करेंगे, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो इस केस में यहाँ भी हो गया। अगर एक और सर्कल बढ़ा दूं तो ये शायद पीछे रह जाएगा, राइट। इन दिस केस इट इज कमिंग आउट टू बी दिस। हो सकता था कि मैंने एक सर्कल और बढ़ा दिया, एक सर्कल और बढ़ा दिया, और इसके लिए मैंने मान लो पावर को बढ़ा देता हूं थोड़ा सा। तो 1+x⁴ के एक्सपेंशन में 10 टर्म्स आएंगे, तो मैंने यहाँ पे 10 छोटे छोटे सर्कल्स किए हुए हैं। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग हमको क्लियरली दिख रहा है, और यहाँ पे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड भी हमको क्लियरली दिख रहा है कि वो ऐसा होगा, राइट। अब यहाँ पे आपको बोला जाता है, सिंपल याद करना, एपी वाला चीज है, nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, पहले तो जितना पावर था n, nth टर्म फ्रॉम द एंड, यहाँ पे ये कह सकते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, अगर हम स्टार्टिंग से पहुंचे, स्टार्टिंग से आना शुरू करें, तो स्टार्टिंग से हमारे पास 10 टर्म्स है। 10 में से ये 5 को माइनस कर दिया, 10 में से 5 को माइनस किया तो हम यहाँ कहीं पे पहुंचेंगे, राइट। 10 में से इस वैल्यू को माइनस किया तो यहाँ कहीं पे पहुंचेंगे, और हमको जाना है एपी का। अगर आप जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा लोगे तो भी निकल कर आ जाएगा, बट अभी के लिए मैं आपको बस इतना याद कराता हूँ कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट rth टर्म फ्रॉम द एंड, so that is equal to n minus r plus 1, n minus r plus 1th term from the beginning, from the start या फिर from the beginning। तो अगर इसको यहाँ पे वेरीफाई करो एक बार, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, वो स्टार्टिंग से क्लियरली हमको दिख रहा है कि पांचवा टर्म जो लास्ट से होगा वो स्टार्टिंग से सिक्स्थ टर्म है, स्टार्टिंग से सिक्स्थ टर्म है। तो इस फॉर्मूला से भी मेरे को 6 निकल कर आना चाहिए। तो n इज एक्चुअली द नंबर ऑफ टर्म्स ना, अगर हम एपी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे पावर लेते हैं, अगर इसको मैं n रखता हूँ, एपी में होता था ये n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि n अगर पावर होता है तो n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो वो n+1 माइनस आर प्लस 1 होगा, n+1 माइनस आर प्लस 1। सो फाइनली इट विल कम आउट टू बी n माइनस आर प्लस 2। n का वैल्यू क्या होगा? तो n विल बी योर इंडेक्स, n विल बी योर इंडेक्स। सो 9 माइनस 5 प्लस 2 term from the start।
सर वहाँ पे 2 कैसे लिखे, पर फिर से रिपीट कर दीजिए ना। ये एक्चुअली हम एपी में क्या होता था, एपी में जब हम लोग nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग की बात करते थे या फिर x टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग की बात करते थे, तो वहां पे लिखा जाता था n माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, n माइनस एक्स प्लस वन। ये n क्या होता था, तो n होता था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n होता था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये एपी में आता था, सीक्वेंसेस इन सीरीज में। यहाँ पे जब पावर n होता है तो उसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स आते हैं, तो n प्लस वन टर्म्स आते हैं। तो सिर्फ उसी फॉर्मूला में अगर हम यहाँ पे n प्लस वन रख देते हैं तो ये मेरा उस हिसाब से क्या बन जाएगा, n माइनस एक्स प्लस वन प्लस टू बन जाएगा। ठीक है, यस सर। तो बस यहाँ से 6 टर्म आ गया। इस फंडे को हम यूज करेंगे अभी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्सप्रेशन था 2 to the power root 2 to the power 4 plus 1 by root 3 to the power 4 whole to the power n। और इसमें हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था fifth term from the beginning and fifth term from the end। fifth term from the beginning इसका रेशियो दिया हुआ है ना, √6:1। तो t5 एक है डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो आएगा n माइनस फाइव प्लस टू, n माइनस फाइव प्लस टू। ठीक है, ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है √6:1, राइट। दिस इज गिवन टू अस एंड नाउ दिस इज माय टर्म। अगर मैं उसके कोफिशिएंट, अगर मैं उसकी वैल्यू लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ जनरल टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। तो एक बार इसका जनरल टर्म देख लेते हैं, जीटी। तो जीटी विल बी NCR 2 to the power n minus r by 4 into 3 to the power minus r by 4। ठीक है, so t5, this is my r plus 1, so t5 will be r का value 4, so NC4 यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से करना होगा।
पहले बताना तो क्या n का वैल्यू 10 है? यस सर। डन। फिर नाउ मैंने कैलकुलेशन में मतलब एक दो स्टेप्स स्किप किए लिखने के टाइम पे, तो पहले एक बार प्रोसेस पे आते हैं। ये चीज आपको दिमाग में क्लियर रखनी होगी कि पांचवा टर्म स्टार्टिंग से तो T5 होता है, मतलब R का वैल्यू वहां पे 4 रखाएगा, लेकिन पांचवा टर्म जब एंड से बात किया जाएगा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड की जब बात की जाएगी, तो वहां पे हम देखेंगे 9 - 5 + 2 n - r + 2, राइट। सो नाउ इसके बेसिस पे बात करें तो क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि हमको पांचवा टर्म डिवाइडेड बाई पांचवा टर्म एंडिंग से इनका रेशियो दिया हुआ है √6:1, तो मुझे डिनोमिनेटर पे ध्यान रखना था n - r + 2, तो r का वैल्यू मुझे रखना है 5, ठीक है। r का वैल्यू यहाँ पे दिस इज लाइक ये तो T5 है और यहाँ पे हो गया n - r + 2 n - 5 + 2, तो ये हो गया मेरा n - 3। सो नाउ आपको दीक्षा यहाँ पे देखना था कि ये जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया हुआ है √2⁴ मतलब फोर्थ रूट ऑफ 2 + 1/4 √3 to the power n, इसका एक्सपांशन के लिए मैंने जनरल टर्म एक बार लिखा। जनरल टर्म लिखने के बाद मुझे दिख गया कि मुझे पांचवा टर्म चाहिए। पांचवा टर्म चाहिए मतलब यहाँ पे T5 के लिए मुझे n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा कि नहीं, बताओ बताओ एक बार। अगर मुझे T5 निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, तो जनरल टर्म के एक्सप्रेशन में मैं r का वैल्यू 4 ही रखूंगा। और जब अगर मेरे को Tn-3 चाहिए, Tn-3 चाहिए, तो वहां पे मैं जनरल टर्म के एक्सप्रेशन में r का वैल्यू कितना रखूंगा? तो ये तो सिंपल सा फंडा होता है कि हम एक पावर कम करते हैं। यहाँ 5 होता है तो इधर 4 आया, तो यहाँ n-3 है तो यहाँ कितना आएगा? n-4 आएगा, राइट। हमेशा हम एक कम लिखते हैं ना r में। सो अब देखो ध्यान से, r जहां पे ये जनरल एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इस जनरल एक्सप्रेशन में एक बार आप r के जगह पे 4 रखो, तो ये NC4 देखो लिखा मैंने न्यूमरेटर में, फिर मैंने लिखा 2 to the power n minus r, r के जगह पे 4 रखे हैं, तो देखिए 2 to the power n minus 4/4 रखा हुआ है। एंड नेक्स्ट में क्या, 3 to the power minus r/4, 3 to the power minus r/4, वो यहाँ पे क्या बन गया? 3 to the power minus 4/4, तो ये हो गया मेरा न्यूमरेटर। फिर आते हैं हम डिनोमिनेटर पे, तो डिनोमिनेटर के लिए मेरे को r की जगह पे n-4 रखना था, तो ठीक से देखो ये n हुआ, यहाँ पे c है, ये देखो ये n हुआ, कलर चेंज करते इसमें, ये देखो ये n हुआ और यहाँ पे c के साथ r-4 रखा हूँ, ठीक है। फिर 2 to the power n-r/4, अगेन उस r की जगह पे हमने n-4 रखा हुआ है। देखो यहाँ पे r के जगह पे n-4 रखे हैं, क्योंकि r के आगे माइनस का साइन था, तो इसीलिए यहाँ पे -n+4 बन गया। मतलब बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है यहाँ पे। सेम 3 के ऊपर 3 का पावर था -r/4, तो अगेन उस r के जगह पे हमने क्या रखा? r के जगह पे मैंने n-4 रखा हुआ है और उसके आगे माइनस का साइन था, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मैंने की है वो क्या की है कि ये देखो कैंसिल किया NCR एंड NC(n-r) को ऊपर नीचे से कैंसिल किया। ऐसे क्यों कैंसिल किया? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है। कैसे पता चला कि इन दोनों की वैल्यू सेम है? क्योंकि C के नीचे एक जगह पे 4 लिखा हुआ था, एक जगह n-4 लिखा हुआ था, तो ये वही फॉर्मूला हो गया कि NCR का वैल्यू NC(n-r) के बराबर होता है। तो इसी बेसिस पे मैंने दोनों जगह से कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन के दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा राइट हैंड साइड में सिर्फ √6 है, और √6 क्या होता है कि √2 × √3 होता है। तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए अपने लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 का एक पावर न्यूमरेटर में दिख रहा था, एक पावर डिनोमिनेटर में दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, उसको एक सिंगल पावर में कन्वर्ट किया। तो डिनोमिनेटर से जो 2 के पावर्स को ऊपर लेकर आएंगे तो वो माइनस साइन के साथ आएगा, वही चीज को मैंने ध्यान रखा। और देखो यहाँ पे 2 का एक सिंगल पावर लिखा। सेम तरीके से मैंने 3 के साथ भी काम किया और 3 का भी सिंगल पावर में कन्वर्ट किया। जैसे मैंने कन्वर्ट किया ना, मुझे यहाँ पे ये दिखा कि 2 का जो पावर है
और 3 का जो पावर है दोनों के दोनों सेम पावर्स आ गए। और जब दोनों के दोनों सेम पावर्स आ गए और मेरे पास राइट हैंड साइड में भी √2 into √3 हो रहा था, मतलब वहां पे भी 2 का पावर 1/2 कहने के लिए ये भी मेरा 2 to the power 1/2 था इंटू 3 to the power 1/2 था। मतलब 2 और 3 दोनों के ऊपर राइट हैंड साइड में भी सेम पावर था और लेफ्ट हैंड साइड के साथ पे भी सेम पावर था। तो यहां से मुझे ये फील आ गया कि मैंने आंसर सही किया। मैंने मतलब अभी तक जितने भी प्रोसेस किया था, जितने भी स्टेप्स किए थे, ये मेरा सही था। और फिर क्योंकि मुझे n का वैल्यू निकालना था तो मैंने सिंपल सा दोनों जगह से एक एक चीजों को कंपेयर कर लिया। यहाँ से n के टर्म्स में जो पावर है वो निकाला और राइट हैंड साइड में जो 1/2 था उसको निकाल के बस कंपेयर किया और वहां से n की वैल्यू कैलकुलेट की। आया समझ में? चलो, so this is done। 75 मिनट्स हमारे इसी में निकल गए। ओके, सो नाउ वी कैन मूव टू आरडी शर्मा। आप में से कितने लोगों ने हैंड रेज करो, ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों ने आरडी शर्मा सॉल्व किया है? दीक्षा ने सॉल्व किया है, अंजन ने सॉल्व किया है, राघवेंद्र ने सॉल्व किया है, और बाकी लोग? आदर्श ने किया है, निधि ने किया है। गुड, 5 लोग हो गए। तो बाकी लोगों ने अभी तक आरडी शर्मा पकड़ा भी नहीं है। यस आदर्श बोलिए। एक ही एक्सरसाइज के उसमें भी इतना कम क्यों फिर? मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा उसके हिसाब से चले तो एनसीईआरटी किए होंगे और इसके अलावा ये किए होंगे, राइट? 30 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग अभी पहले एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, ठीक है? राघवेंद्र, आपके कोई डाउट्स है उसमें? पहला एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं है। दीक्षा, फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट? जिनके डाउट्स नहीं है, राघवेंद्र अगर डाउट नहीं है तो आप अभी लीव कर सकते हो। मैं सिर्फ अब डाउट्स पे बात करूंगा फर्स्ट एक्सरसाइज के, और बाकी लोग जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया वो तो खुद ही लीव हो जाए भाई। डाउट सुनने से अच्छा खुद ही लीव हो जाओ। सो दीक्षा, आदर्श, अंजन का डाउट नहीं हो जा चुका। दीक्षा कोई डाउट है क्या? आदर्श कोई डाउट है उसमें बताओ। था, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ओके। दीक्षा, उसमें कोई डाउट है आपके? चेक करके बताइए। निधि, आपका कोई डाउट है क्या उसमें आरडी शर्मा में फर्स्ट एक्सरसाइज तक? तो जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। राघवेंद्र, आपको कुछ पूछना है तो बताइए। आद्या, सेकंड एक्सरसाइज में से कुछ है तो बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब लीव कर ही रहे, बताओ। ये सिर्फ फर्स्ट ही एक्सरसाइज सॉल्व की। सो अनुष्का, कोई डाउट है आपके? यस सर। बताओ, पूछो। सर एक मिनट। सर
वो जो एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, वो आरडी शर्मा में भी जो हम सॉल्व नहीं किए हैं। एक था ग्रेटर देन प्रूफ करने वाला, जैसे 1.1 टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000 प्रूफ करना था सर। तो उसमें इसकी मतलब बात कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 10? हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर 10। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इस तरीके के सर क्वेश्चन एक मिनट सर, हम मतलब हम सॉल्व किए हैं तो मतलब सुन लीजिए सर। जैसे इसको मतलब इसको तोड़े तो 1 + 0.1 टू द पावर 10,000 लिख सकते हैं। बिल्कुल। और सर फिर उसको एक्सपेंड करेंगे, मतलब ऐसे ही बनाएंगे ना, एक्सपेंड करेंगे, इसका वैल्यू ऑब्वियसली 1000 से बड़ा आएगा तो वही पहला तो NC0 आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका NC1 इंटू 0.1 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं एक तरीके। बना लिए, मतलब हमको लगा कि ये प्रोसेस नहीं है। आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, सो बस इसी तरीके से आप इसको एक्सपेंड करना शुरू करोगे। अब यहाँ क्या है कि सो पहला तो आपका NC0 है जिसका वैल्यू होता है 1, तो मैंने देखो सीधा 1 लिख दिया। अगला होता है 10,000 C1। अब बताओ 10,000 C1 का वैल्यू तो 10,000 ही होगा, 10,000 होगा। यस सर। और उसके बाद आगे क्या है आपका 1/10। 1/10 के ऊपर पावर कितना आएगा? 1। 0.1 जो है वो तो 1/10 है ना, तो उसके ऊपर पावर है 1। आगे अगर बढ़ोगे तो अब आपका NC2 होगा। NC2 का मतलब है 10,000 इंटू 9,999 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/10 का स्क्वायर। 1/10 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 1/100 ही हो जाएगा। और इसी तरीके से ये एक्सपांशन बढ़ते चलेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें पूरा कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम पहला 2-3 टर्म्स तक कैलकुलेट करते हैं, हमारा काम बन जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ 1 0 और ये 1 0 को जब कैंसिल किए हो, ठीक है, तो ये कितना बचा यहाँ पे अनुष्का? 1000 और यहाँ पे 1001। हाँ, तो हमको ये दिख रहा है कि पहले 2 टर्म्स को मिलाकर ये 1001 बन गया, और उसके आगे भी कुछ ऐड हो ही रहा है। तो क्योंकि पहला 2 टर्म्स को ऐड करके 1001 बन गया है और आगे भी टर्म्स ऐड हो रहे हैं, कोई टर्म सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब कि नेट वैल्यू जो है वो 1001 से भी ज्यादा है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये वैल्यू है वो 1000 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है सर, कल वाला रिकॉर्डिंग नहीं भेजे थे? कल वाले रिकॉर्डिंग मैंने उन लोगों को भेजा था जो क्लास में आए थे, आप क्लास में नहीं आए थे। सर तो मेरा प्रॉब्लम ये सर मेरे को इंजेक्शन देना था इसलिए। अच्छा, तो वो बस मेरे को देखना था कि जो लोग क्लास नहीं आए उसमें से कितने लोग मेरे से रिकॉर्डिंग मांगते हैं, और किसी ने मांगा भी नहीं। सर हम मांगने वाले थे, लेकिन दीक्षा बोले कि सर बहुत गुस्सा में थे इसलिए हम नहीं बोले। गुस्से में इसीलिए था कि कल अभी देखो हम क्लास ले रहे हैं, कल मैंने सुबह भी स्टार्टिंग में समझाया कि ये ऑनलाइन वाली चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप खुद देखो कि ऑनलाइन क्लास लेने में हम फैकल्टीज को ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें PPT तैयार करना होता है, हमें इंटरनेट का जुगाड़ रखना होता है। ऑफलाइन होता है तो मुंह उठा के चला जाना है कहने के लिए, नॉलेज है वहां पे जाकर हम लोग पढ़ा देंगे, तो ये हमारे लिए ज्यादा मुश्किल चीज है। बट स्टूडेंट्स क्या है कि स्टूडेंट्स जैसे अभी आप सीरियसली पढ़ रहे हो, लेकिन पहले ऑनलाइन होता था तो आप खुद याद करो कि कितने ज्यादा लोग नॉन सीरियस है, और अभी भी क्लास में लगभग 10 बच्चे मुझे क्लियरली दिख रहे हैं जो इग्नोर कर रहे हैं क्लासेस को, और उसको लेकर हम लोग कंसर्न है। मैं हो गया, सौरभ हो गया, क्योंकि हमारा यही पॉइंट है कि ऑनलाइन होगा, जैसे आप लोग ट्रैक पे आए थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो धीरे धीरे आउट ऑफ ट्रैक ना हो जा। ठीक है, फिर नेम बताइए ना, उसमें हम लोग नहीं ना है। नेम नहीं, आप लोग तो क्लासेस रेगुलरली कर रहे हो। अभी अगर मैं देखूं तो बस मार्क्स नहीं आता है। मार्क्स देखो, बोर्ड्स वाले लेवल पे मार्क्स आए, ठीक है, जेई वाले लेवल पे ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग वाली क्लासेस आपने मिस की हुई हैं,
हो सकता है कि जेई लेवल पे अभी भी आप उस लेवल पे नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, बट पॉइंट ये है ना कि अगर अभी आपको चीजें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना, तो जब हम लोग जून जुलाई में 11th के क्वेश्चंस मतलब जेई के लिए एक्स्ट्रा शीट्स वगैरह प्रैक्टिस करवाएंगे अलग से, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आप लोग ऊपर लेवल पे आ जाओगे। ये हमने पहले भी किया हुआ है। बट जो स्टूडेंट अभी बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, वो 3 महीने बाद जेई के बारे में सोचेगा भी नहीं, वो सिर्फ बोर्ड्स के बारे में सोचेगा। और हम बस यही चाहते हैं कि अगर आपने जेई के लिए एडमिशन लिया है तो जेई के लिए पढ़ो, अपने एंड से 100% एफर्ट दो। जेई क्लियर होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट्स देना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। आरडी शर्मा की ना एग्जांपल से डाउट था। क्या डाउट है बताओ। तो काफी लॉन्ग लॉग है, मतलब उसको लॉग में लॉग का यूज हो रहा है, उनसे नहीं सॉल्व हुआ वो सब। मैंने वैसे आरडी शर्मा की बुक भी बगल में रखी थी कि कोई अगर एक्सरसाइज वगैरह बोलेगा तो मैं यहाँ से देख सकूंगा। सर एक्सरसाइज में तो नहीं था, एग्जांपल में ही था। एग्जांपल कौन सा है बताओ। सर पेज नंबर 18.27। ओके, तो यहाँ मुझे एक लॉग का क्वेश्चन तो दिख रहा है। इफ द तो थर्ड ये टर्म इन द लॉग वाले एक्सपेंशन, क्वेश्चन यही वाला है नहीं ना, इफ द बनते। थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/x + x to the power वाला, ये वाला कह रहे हो। यस सर। सो ठीक है, ये मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दो, ये मुझे दिख रहा है, बस लॉग में आप फंस रहे हो। कोई मतलब स्टार्टिंग में तो दिक्कत नहीं हो रही होगी, लॉग का कैलकुलेशन में फंस रहे हो ना, तो मैं वहां पे सर लिख वो के पेस्ट करके मतलब समझा एक्स दूंगा। का वैल्यू निकालना नहीं आ रहा है, कैसे निकलेगा? देखो इधर अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो एक स्टेप आपको दिख रहा होगा, x to the power 2 log x minus 3 is equal to 10 square। उसके बाद अगले स्टेप में इन्होंने x स्क्वायर को रिमूव कर दिया, राइट? दिख रहा है क्या? x स्क्वायर में देखो 1 2 3 4 5 6 एरो पे देखो, 6 स्टेप पे देखो, 6 स्टेप में देख रहे हो, उसके जस्ट ऊपर x स्क्वायर है लेकिन नीचे हमारा x दिख रहा है। मैं काम करूँ ना, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे समझा देता हूँ, ठीक है? ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो फिर यहीं पे एंड करता हूँ मैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ बोलो।